आवाज आ रही है? तो आगे हम क्वेश्चन अगला लेते हैं बेटा। आज हम क्वेश्चन करेंगे फ्रिक्शन का कुछ और अच्छे से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो अगला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो ये है कि हमारे पास कोई एक टेबल है। ठीक, ये कोई एक टेबल है बेटा, और इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, जब इस ब्लॉक को टॉप से देखेंगे ना, ऊपर से, तो यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स तो इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है 20 न्यूटन का, और एक फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है 15 न्यूटन का। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे, टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा है तो एक फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन का और एक फोर्स इधर लग रहा है 15 न्यूटन का, हॉरिजॉन्टली बेटा, वर्टिकली। ठीक है, इसका मास आपको दिया गया है 10 केजी। ठीक, इस ब्लॉक का मास आपको दिया गया है 10 केजी, और आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड। आपसे बोला गया है फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ static friction and its magnitude। आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टेबल का गिवन है, इट इज 0.4। चलो बेटा सॉल्व करो। सर इस ब्लॉक को सर दो तरफ से खींच रहे हैं। दो फोर्सेस लगे। ट्वेंटी फाइव एंड डायरेक्शन बेटा 37 डिग्री विद 20। ओके, 37 डिग्री विद 20 न्यूटन फोर्स। ठीक, और किसी का आंसर? चलो देखो कैसे करेंगे। अगर हम इसका टॉप से देखें ना, टॉप से ऊपर से देखेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ये टेबल है बेटा, और ये ब्लॉक है यहाँ पर, और इस ब्लॉक पर एक फोर्स इधर लगा है 20 न्यूटन का, और एक फोर्स इधर लगा है 15 न्यूटन का। तो जब ये 20 न्यूटन और 15 न्यूटन के फोर्सेस लगेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना, 20 न्यूटन और 15 न्यूटन का जो रिजल्टेंट आएगा, ये ब्लॉक उसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। मतलब किस डायरेक्शन में बेटा? इस डायरेक्शन में, जिधर पर रिजल्टेंट आएगा। ठीक, जिधर पर रिजल्टेंट आएगा उसी डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव करने की टेंडेंसी रखेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन आएगा वो किधर आएगा बेटा? ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में, किधर पर आएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, अब ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर आएगा, तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले आप निकालो द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आप निकालोगे बेटा तो इट इज गिवन एज न्यू टाइम्स ऑफ एन, और एन का मतलब क्या हुआ? एक mg इसका लग रहा है, mg इसका लग रहा है बेटा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगेगा इस पे,
तो नॉर्मल रिएक्शन को यही mg जो है बैलेंस करेगा, ठीक है। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को इसका mg बैलेंस कर रहा है, तो आप लिखोगे 0.4 into 10 into mg, so this is 40 मीटर। तो देखो यहाँ पर दो आंसर आए हैं, दोनों ही करेक्ट है बेटा। यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा उस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो कितना हो सकता है बेटा, 40 न्यूटन। अब आपने अप्लाई कितना किया, इसका रिजल्ट निकालना, दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर में एक दूसरे की, तो 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर यू गेट अंडर रूट 625 मींस 25 न्यूटन। अब देखो बेटा यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन आ सकता है 40 न्यूटन और जो रिजल्टेंट आ रहा है कितना आ रहा है 25 न्यूटन, इट इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है बेटा, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इसके इक्वल हो जाएगा अप्लाइड फोर्स इक्वल, अप्लाइड फोर्स मतलब कितना बेटा 25 न्यूटन, ठीक। तो जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर आएगा कितना आएगा 25 न्यूटन का आएगा इस डायरेक्शन में। अब इसका एंगल निकाल लो, आपने 20 के साथ आंसर दिया था, चलो मैं मान लेता हूँ ये एंगल कितना हो गया बेटा 20, ठीक। तो अगर ये 20 के साथ जो आपने आंसर दिया है थोड़ा सा चेंज होगा उसमें बेटा। आपने जो हमें आंसर दिया ना 37 डिग्री, ऑब्वियसली इट विल बी 37 डिग्री क्योंकि आप यहां पर लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 3/5 एंड थीटा सॉरी 3/4 एंड थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। लेकिन ये थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री जो आपने आंसर दिया बेटा वो किसका आंसर है, वो आंसर है रिजल्टेंट फोर्स 20 न्यूटन के साथ कितना एंगल बना रहा है। आपने जो आंसर दिया अपने तक 20 न्यूटन, वो आंसर ये होगा। तो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो 20 न्यूटन के साथ कितना एंगल बना रहा है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है फिर में 37 प्लस 90 दैट इज 127 डिग्री फिर 20 न्यूटन। बोलो बेटा समझ आया? समझ आया बेटा? मिस्टेक क्या है वो भी पता चल गया? यस सर। बिल्कुल, क्योंकि आप बोल रहे हो कि 20 न्यूटन के साथ फ्रिक्शन फोर्स एंगल बना रहा है, तो 20 न्यूटन के साथ तो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दिस इज द एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर, ठीक है ना। सो यू हैव टू ऐड 90 इन 37। ओके, सो फाइनल आंसर इज स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन है 127 डिग्री विद द 20 न्यूटन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स मैग्नीट्यूड विल बी 25 न्यूटन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन की बस ऐसी छोटी छोटी बातें यहाँ पर जैसे मिसिंग होती हैं तो इसकी वजह से आपका आंसर माइनस में जाता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक। यहाँ पर देखो 127 डिग्री में 20 न्यूटन आ रहा है, अगर आपसे बोला जाए 15 न्यूटन के साथ ये हो जाएगा बेटा 90 प्लस ये कितना हो जाएगा 37, तो 15 न्यूटन के साथ भी वो कितना एंगल बना रहा है बेटा 127। हाँ हाँ सर मैं 180 माइनस। बिल्कुल बिल्कुल, ये आंसर मैंने गलत बता दिया बेटा, एक सेकंड देखो मैं इसका डायग्राम आपको फिर से बना देता हूँ। यहाँ पर ये 15 न्यूटन था, ठीक, ये 20 न्यूटन था और ये रिजल्टेंट था, तो रिजल्टेंट ने बनाया 37 डिग्री। तो अगर हम एक लाइन यहाँ से ऐसे खींचते तो इसके ठीक पीछे साइड यहाँ पर ये आएगा बेटा फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये 37 है तो ये 37 होगा और ये 53 होगा। तो आपको आंसर में लिखना है 53 प्लस 90, 53 प्लस 90 मतलब ये हो गया बेटा 143 डिग्री with the 20 Newton and 127 with the 15 Newton. This is the correct answer. I hope that आपको समझ आया। समझ आया क्या बेटा? ठीक, तो 20 न्यूटन के साथ 153 डिग्री का एंगल बनाएगा फ्रिक्शनल फोर्स और 15 न्यूटन के साथ 127 का एंगल बनाएगा। 15 न्यूटन के साथ ये वाला एंगल होगा, 20 के साथ ये वाला एंगल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन में लेता हूं, ऐसे ही थोड़ा जल्दी जल्दी से करते जाइएगा तो हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही है, बड़े क्वेश्चन में लूंगा थोड़ा और चीजें पढ़ने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा, मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक वॉल है, ठीक, और इस वॉल से एक ब्लॉक को लगा करके रखा गया है ऐसे, मतलब यूं समझ लो कि जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर ऐसे हमने डस्टर लगा दिया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो एक वॉल है, वॉल के ऊपर ब्लॉक लगा हुआ है बेटा और इस ब्लॉक को इधर से पुश करके रखा गया है विद द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन।
40 न्यूटन के फोर्स से इस ब्लॉक को वहां पर क्या हुआ बेटा पुश करके रखा गया। ठीक है, अब इसमें क्योंकि ये बेटा एक क्यूबिकल शेप का ब्लॉक होगा, जो मैं इसका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये ब्लॉक हमें कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। तो इस ब्लॉक पर इधर से इस दीवार के पैरेलल बेटा डायग्राम को ध्यान से समझिएगा, इस दीवार के पैरेलल एक 15 न्यूटन का फोर्स और लगाया है। मतलब समझ आ रहा है, सामने से 40 न्यूटन और इधर से साइड से कितना बेटा 15 न्यूटन। ठीक है, ये दो फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। इस ब्लॉक का मास आपको गिवन है, इस ब्लॉक का मास आपको गिवन है बेटा 2 kg। ठीक है, ब्लॉक का मास आपको गिवन है 2 kg। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। डायरेक्शन बताना है फ्रिक्शनल फोर्स का। क्वेश्चन हमारा ये will the block move। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है बेटा, if yes, in which direction, in which direction its acceleration act। ठीक है, क्या ब्लॉक मूव करेगा, अगर मूव करेगा तो किस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, और इफ नो, अगर नहीं मूव करेगा then find out frictional force, frictional force exerted by wall on the block। ठीक, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ठीक, क्या ब्लॉक मूव करेगा, अगर मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा, और अगर नहीं मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा। और आपको यहाँ पर हाँ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देना पड़ेगा आपको म्यू एस। चलो इसको ले लेते हैं 0.5। म्यू एस की वैल्यू है बेटा 0.5। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। सर कैन यू प्लीज रिपीट द फिगर अगेन। ओके ओके ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, जैसे ये एक वॉल है, तो इस वॉल से एक ब्लॉक को लगा करके रखा गया है। जैसे इस बोर्ड पर इस डस्टर को मैंने यूं लगा दिया और एक फोर्स मैंने इधर से लगा दिया सामने से, ये लगाया मैंने 40 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, मुझे इस तरफ आना कुछ इस तरह से, ऐसे मैंने लगाया, इधर से एक फोर्स लगाया 40 न्यूटन और एक फोर्स इधर से लगा दिया 15 न्यूटन। ठीक, तो एक फोर्स यूं लगा है 40 न्यूटन, एक फोर्स इधर से लगा है 15 न्यूटन। ठीक है, तो ये सिचुएशन 40 न्यूटन का फोर्स लगा करके इसको पुश किया गया है वॉल के ऊपर और 15 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया गया है। इस ब्लॉक का मास 2 kg है और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है। पूछा गया है क्या ये ब्लॉक मूव करेगा, अगर मूव करेगा तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, और अगर नहीं मूव करेगा तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा वॉल ब्लॉक के ऊपर। ठीक, चलो block will not move and frictional force is equals to 50 Newton. Okay.
F is equals to 15 Newton and will act opposite direction of 15 Newton force. Okay. Okay. Anybody else? Block will not move. Block will not move. Friction 25. Okay. Friction 25. And block will not move and friction 20 Newton in opposite to the 15 Newton force. Okay. Block will move. ठीक. एक different answer है बेटा. Block will move. If it will move, better then what is that acceleration? चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, ध्यान से देखना. इन सब वैल्यूज को इस तरह से एडजस्ट किया गया जिससे आपके कंसेप्ट को क्लियर किया जा सके. It will move in the resultant direction of 25 Newton. Okay, ठीक है. देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा. सबसे पहले मैं इसका साइड व्यू दिखाता हूँ आपको. मतलब ऐसे सामने से देखने पर ये किस तरह से दिखेगा. तो ये वॉल है, ठीक, और ये ब्लॉक है. अब इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. एक फोर्स इधर से लगा बेटा, कितना लगा, 40 न्यूटन का. तो इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर आएगा, नॉर्मल रिएक्शन बाय फोर्स, ठीक है. और यहाँ पर मैं एक सर्कल के अंदर क्रॉस बना दूंगा, तो इसका मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलरली इनवर्ड. एक सर्कल बना के अगर क्रॉस बना दिया तो उसका मतलब होता है परपेंडिकुलरली इनवर्ड. सर्कल बना के डॉट बना दिया तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड. ये डायरेक्शन को 3D में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ठीक है. तो ये अगर मैंने ऐसे बनाया तो ये फोर्स जो यहाँ पर लग रहा है कितना लग रहा है, 15 न्यूटन का. एक फोर्स ऐसे लगा ना सामने से, अगर आप साइड से देखोगे तो 15 न्यूटन का फोर्स क्यों लग रहा है इस तरफ, ठीक है ना, और 40 न्यूटन का इस तरफ. तो इस 15 न्यूटन को मैंने इस क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है. और साथ ही साथ इसका वेट लग रहा है. इसका वेट लग रहा है कितना, mg, मतलब 20 न्यूटन. तो ये सारे फोर्सेस यहाँ पर हैं जो कि इस ब्लॉक पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है. 20 is the frictional force. Okay. अब देखते हैं बेटा कि क्या ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा. So there are two external force acting on this block. One is 40 Newton, another is 15 Newton. एक लग रहा है बेटा 40 न्यूटन का और एक लग रहा है 15 न्यूटन का. तो इन दोनों एक्सटर्नल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों एक्सटर्नल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा, दैट विल डिटरमाइन वेदर दिस ब्लॉक मूव और नॉट मूव. ये ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंड करता है कि 40 न्यूटन और 15 न्यूटन के जो फोर्स लगे हुए हैं, क्या वो फोर्सेस, उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में आएगा, ठीक. तो अगर आप यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स जो इसके ऊपर लगा है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स आपको कितना मिलेगा बेटा, अंडर रूट कितना है, किसी ने कैलकुलेट किया. किसी ने कैलकुलेट किया बेटा कितना आएगा, नहीं. तो आप लिखोगे 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर. बोलो क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं. समझ के चलना बेटा जो भी बातें यहां पर हो रही हैं, ठीक है. आपने बताया 18.25, ठीक है बेटा. 18.25 नहीं, एक्चुअली इट विल बी 25. अब देखो समझो कैसे. ये जो 40 न्यूटन का फोर्स लगा है बेटा, ये लगा है किसी दूसरे प्लेन में, है ना. इस 40 न्यूटन के फोर्स को बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन. 40 न्यूटन के फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन.
तो 40 न्यूटन वाला तो बैलेंस हो गया। जरा सोच कर देखो, एक ऐसे ब्लॉक को रखते थे और इसको ऊपर से ऐसे पुश करते 40 न्यूटन से, तो क्या ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा? बोलो, क्या ये 40 न्यूटन इस ब्लॉक को मूव कराएगा? नहीं कराएगा, है? बात है बेटा, ये 40 न्यूटन रिस्पॉन्सिबल नहीं इसके मोशन के लिए। अच्छा, अगर ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कौन रिस्पॉन्सिबल है जो इसको मूव करा सकता है? तो भाई इसको मूव, आपके सामने देखो एग्जांपल है, मैं इस डस्टर को पकड़ करके और एक फोर्स ऐसे लगा दूं, तो क्या ये डस्टर मूव कर रहा है? मतलब क्या ये मूव कर रहा है? इसका मतलब ये है कि जो फोर्स मैंने अपनी फिंगर से इस डस्टर पर लगाया है, जो फोर्स मैंने अपनी फिंगर से इस डस्टर पर लगाया हुआ है बेटा, ये फोर्स इसको रोक करके रख रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने का काम कर रहा है। अब अगर एक फोर्स मैं यहां से लगा दूं इसके ऊपर, ठीक है, यहां से लगा दूं ऐसे, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, राइट? तो मतलब क्या है कि जो फोर्स 40 न्यूटन का लगा हुआ है ना, उसको नॉर्मल ने बैलेंस कर लिया। इट विल नॉट रिस्पॉन्ड, फ्रिक्शनल फोर्स will increase because of 40 newton. बिल्कुल बेटा, frictional force will increase because of 40 newton, because that frictional force is responsible for the normal reaction and friction force depends on the normal reaction. तो 40 न्यूटन का कांसेप्ट इतना है, जो फ्रिक्शनल फोर्स कुछ प्रोड्यूस करेगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स 40 न्यूटन पर डिपेंड करेगा। अब इस ब्लॉक को मूव कराने का काम कौन करेगा? तो एक बेटा करेगा 15 न्यूटन और दूसरा करेगा उसका वेट। दूसरा करेगा कौन? उसका वेट। उसका वेट और 15 न्यूटन का फोर्स, ये दोनों मिल करके जिधर पे रिजल्टेंट प्रोड्यूस कर देंगे, उसी डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव करेगा। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? यस हाँ बेटा सर। बोलो। यस सर। कोई कुछ पूछने वाला था? ठीक है, तो कितना फोर्स आ गया बेटा? रिजल्टेंट 25 न्यूटन। अच्छा, अब पता लगो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा बेटा म्यू इनटू एन। अब म्यू कितना है? 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? 40 न्यूटन के बराबर है। तो कितना आया बेटा? 20 न्यूटन। अब देखो, जो उसका वेट है और जो 15 न्यूटन का फोर्स है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, वो रिजल्टेंट जो है बेटा क्या है? 20 न्यूटन आ रहा, सॉरी 25 न्यूटन आ रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो ब्लॉक का बेटा मूव करेगा। बोलो सही कि नहीं? Yes, sir. So now the answer is block will move. Yes, block मूव करेगा। तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं बेटा? क्योंकि क्वेश्चन में आपको काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया गया है। तो जब दिया नहीं गया तो आपसे पूछेगा कैसे फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? अगर म्यू के होता तो आपसे फ्रिक्शनल फोर्स पूछ लेता, तो म्यू के में 40 का मल्टीप्लाई कर देते, वो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाता। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक मूव कर रहा है तो आपको म्यू के गिवन नहीं है, इसलिए इसका आंसर आप नहीं निकाल सकते। ठीक है? और वैसे भी बोला था अगर नहीं मूव करेगा तब बताना है फ्रिक्शन। अब ये मूव कर रहा है तो तीसरे वाले क्वेश्चन की कहानी खत्म। अब ये मूव कर रहा है बेटा, तो आपको बताना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन। हु कैन टेल मी द एक्सेलरेशन? द ड्राइविंग फोर्स, इसका जो ड्राइविंग फोर्स है बेटा वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है 25 न्यूटन। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन। कौन बता सकता है कितना एक्सेलरेशन है? कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन में बता दो। बेटा फिर से देखो, आप यही मिस्टेक कर रहे हो। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना आपको निगेटिव में ले जाती है। ये मिस्टेक करने की जरूरत क्या है? ये रिजल्टेंट फोर्स लगा और ये फ्रिक्शनल फोर्स लगा, क्या रिजल्टेंट में से फ्रिक्शन को माइनस नहीं करोगे? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर 2.5। तो जो नेट ड्राइविंग फोर्स आएगा F net अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, F net इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है 25 और इसका अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आ रहा है 20 इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक बात और ध्यान रखना, ये इनिशियल एक्सेलरेशन है 2.5, ठीक है ना? ये इनिशियल एक्सेलरेशन है और जैसे ब्लॉक का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा ये एक्सेलरेशन थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, अभी बताऊंगा इंक्रीज क्यों करेगा। पहले ये देखते हैं कि इनिशियली कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा। देन यू विल गेट 5/2 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट?
तो जैसे ही ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा बेटा, द स्टार्टिंग एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर भाई? जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसी का तो अपोज करेगा ये फ्रिक्शन, उसी के मोशन का तो अपोज करेगा ये फ्रिक्शन। तो 25 में से 20 को माइनस कर दिया तो नेट फोर्स आ गया 5 न्यूटन का, और 5 न्यूटन को 2 से डिवाइड कर दिया, मास था 2, तो आ गया एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट दिस इज द इनिशियल एक्सेलरेशन, ये इनिशियल एक्सेलरेशन है, क्योंकि जब ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा तब यहाँ पर ये 20 न्यूटन का फ्रिक्शन नहीं आएगा बल्कि 20 से कम आएगा। मैंने आपको फ्रिक्शन में बताया था कि जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच जाता है, और फिर जब ब्लॉक चलने लगता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा डाउन हो जाता है, थोड़ा सा कम होकर के काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है और कांस्टेंट हो जाता है। तो जब ये 20 थोड़ा सा कम हो जाएगा तो ओवरऑल फोर्स क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा और एक्सेलरेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर is that acceleration with which this block will start to move, and after the motion will start, block has acceleration slightly greater than the 2.5 meter per second square। क्या मेरा स्टेटमेंट आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes. गुड। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो भाई देखो रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा, जो 25 में से 20 को माइनस किया तो 5 न्यूटन, मतलब जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स है उसी डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा। तो देखो ये कुछ ऐसा था, ये 15 न्यूटन है ब्लैक वाला, और ये रेड वाला है बेटा क्या, रेड वाला नीचे लगा देता हूं, ये हो गया इसका। तो ये कुछ ऐसा फोर्स, मैं थोड़ा सा इसका सामने से दिखा रहा हूँ, ये 15 न्यूटन वाला है, ये 20 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा 15 न्यूटन और 20 न्यूटन के बीच में 37 डिग्री पर, किसके 37 बेटा 20 न्यूटन के साथ। तो मतलब उसके वेट के साथ कुछ अंदर की तरफ इस तरफ ऐसा करके कुछ एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा जिसके हिसाब से मूव करेगा, जो कि 20 न्यूटन के साथ 37 डिग्री का एंगल बनाएगा। आप इसको समझ पा रहे होंगे 3D डायग्राम में, समझ पा रहे हो क्या? हाँ, ये जो 5 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स आएगा बेटा वो वॉल के अलोंग आएगा, ठीक है? Yes, sir. सर व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? अब बेटा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के लिए कितना सिंपल सी बात है। अब देखो इसका एक और व्यू बनाना पड़ेगा मुझे, देखो इसका एक और व्यू बनाता हूं, ठीक है? एक और व्यू में इसका कौन सा बना लूं, फ्रंट व्यू, ठीक? इसका मैं फ्रंट व्यू यहां पर बना के दिखाता हूं, क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया। ये साइड व्यू का बेटा यहां पर जो मैंने बनाया था, ये साइड व्यू, जब आप साइड से देखोगे तब। अगर इसका मैं फ्रंट व्यू बनाऊं तो ये हमारा हो गया वॉल और ये हमारा हो गया बेटा ब्लॉक, ठीक है ना? अब यहाँ पर अगर मैं ऐसे एक क्रॉस लगा दूं तो ये फोर्स है 40 न्यूटन का, ठीक? एक फोर्स इधर से लग रहा है बेटा कितना, 15 न्यूटन का, और एक इसका वेट लगा है इधर बेटा कितना, 20 न्यूटन का, ठीक? तो ये 15 न्यूटन शिफ्ट होकर के इधर क्या कर सकते हो, क्योंकि फोर्स है भाई इसी की डायरेक्शन में जा सकते हो, ये 15 न्यूटन इधर लग रहा था। तो रिजल्टेंट कहाँ आया, देखो इसी दीवार के प्लेन में रिजल्टेंट आ रहा है बेटा एफ रिजल्टेंट, जो कि 25 न्यूटन है, और इसी के ठीक पीछे यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है। ये फ्रंट व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है जब आप सामने से देखोगे, ठीक? समझ आ रही है बात? तो अब ये जो 25 न्यूटन है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री। यू कैन इजीली फाइंड आउट द डायरेक्शन, ये 37 है तो ये भी 37 होगा बेटा। अब अगर आप 20 के साथ निकालोगे तो 90 प्लस 53, 15 के साथ निकालोगे तो 90 प्लस 37। बोलो समझ आया? Yes, sir. ठीक। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है इसको अपने दिमाग में बिठा के रखना है, इसलिए मैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, ठीक है? इन चीजों को बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठा करके रखना है कि कैसे सही कंसेप्ट, सही अप्रोच आपका हमेशा होना चाहिए। ये नहीं कि बस फोर्स मिल गया तो लग जाओ रिजल्टेंट निकालने में, ऐसा नहीं है बेटा। सर आप हमें ये वाले क्वेश्चन कहाँ से कराते हो? कहाँ से कराते हो? कहाँ से क्या मतलब बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास पूरा क्वेश्चन बैंक है, बट हमें ये पता है कि क्या पढ़ने के बाद कौन से क्वेश्चन करने चाहिए जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और इसीलिए मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। अदरवाइज मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, बट उससे कोई फायदा नहीं है। ये क्वेश्चन क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी आते थे किसी के सामने तो फर्स्ट टाइम दिक्कत होती है समझने में, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तो इसलिए बेटर है कि क्लास में डिस्कस कर लिया जाए, फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब भी मिलेंगे आप फटाफट कर लोगे, ठीक है?
ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? yes sir, ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ बेटा, इसको हटाता हूँ। अगला एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल में सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि हर सिचुएशन में जो भी कंडीशन बनती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप सोच पाओ उसके अब देखिए यहाँ पर मैं आपको 3 केसेस लेकर के दे रहा हूँ। ये वॉल है और यहाँ पर एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को इधर से एक फोर्स लगाया जाता है 100 न्यूटन का, ठीक है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको हमने रोक करके रखा हुआ है और इसका मास आपको दिया गया है 5 kg, 5 kg इसका मास दिया गया है। म्यू एस और म्यू के की वैल्यू आपको गिवन है, स्टैटिक फ्रिक्शन आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, तो इसको स्टैटिक को 0.4 ले तो इसको 0.3 ले क्योंकि काइनेटिक वाला थोड़ा सा कम होता है, ठीक। ये केस 1 हो गया बेटा, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर बनाता हूँ फिर से, वही ब्लॉक है, वही सरफेस है, म्यू एस 0.4, म्यू के 0.3, ठीक। अब इसके ऊपर ब्लॉक का मास भी है बेटा 5 kg, सेम ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स हम कुछ एंगल पर लगा देते हैं, ठीक है, कुछ कुछ एंगल पर बाद में लगाते हैं, पहले इस पे कुछ फोर्स को बढ़ाते हैं, 500 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। ये केस 2 हो गया बेटा, ठीक है। एक और केस यहाँ पर बना देता हूँ, ये है, अब मान लीजिए 12 kg का ब्लॉक है, ठीक है, म्यू एस वही है 0.4, म्यू के भी वही है 0.3 और इसके ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में बेटा 500 न्यूटन का फोर्स लगाया 37 डिग्री पर। ये 3 सिचुएशन केस, एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट है बेटा, ऑब्वियसली दे विल क्लियर योर कांसेप्ट अगेन, अगर क्लियर तो बहुत अच्छी बात है। आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है, determine the magnitude of frictional force and acceleration of block in each case. Frictional force का magnitude and the acceleration of block in each case, तीनों केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है और एक्सेलरेशन ब्लॉक का कितना है। चलो बताओ, सॉल्व करना शुरू कर दो जल्दी से फटाफट, कांसेप्ट के ऊपर बेस्ड है सारे क्वेश्चन, जब तक आपका फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम और आगे वाले क्वेश्चन नहीं ले सकते। थर्टी फोर बेटा, फर्स्ट आंसर आप बता रहे हो ना, फ्रिक्शनल फोर्स आप बता रहे हो 30 न्यूटन और एक्सेलरेशन 4, बिल्कुल ठीक सही। किसी और का बेटा? सर फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और क्या निकालना है सर? फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा और एक्सेलरेशन ब्लॉक का क्या होगा। किसी और का कोई आंसर है बेटा? केस 1 का एक आंसर मेरे पास आया है 30 और 4, 30 इज द फ्रिक्शनल फोर्स एंड 4 इज द एक्सेलरेशन, 50 एंड 0, बिल्कुल सेकंड केस का भी आंसर सही है बेटा, 50 एंड 0, 30 और 4, बिल्कुल फर्स्ट केस का आंसर ठीक, फर्स्ट केस का आंसर आ रहा है 30 एंड 4, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटा ये। बाकी लोग भी बैठे मत रहो बेटा, सॉल्व करो, नहीं समझ में आ रहा है पूछो, 34 बिल्कुल बेटा ठीक। और हाँ, चीटिंग वोटिंग मत करना कि एक ने 34 आंसर दे दिया सबने 34 देना शुरू कर दो, नहीं,
बिल्कुल समझ के चलो बेटा, समझ के। नहीं समझ में आता पूछो, उसको क्लियर करो, लेकिन इतना रहे कि यहां से जाने के बाद आपको कोई भी असाइनमेंट कहीं से कोई भी दे दे आपको, आप उसको सॉल्व कर दो। करेक्ट आंसर आए ना आए, लेकिन उसके बारे में सोच लो, समझ लो कि हाँ ये फोर्सेस लगेंगे। अगर गलती हो भी तो केवल कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कंसेप्ट का नहीं। इतनी तैयारी भी आपको करनी है। हर वाले का भी आंसर किसी का आता होगा जल्दी बताओ, फिर मैं इसको प्रोसीड करता हूँ, बताता हूँ। केस 3 स्टैटिक 160 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन 160 न्यूटन। बेटा आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो? आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि इस सिचुएशन में फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। ये नहीं पूछा गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा। नहीं, वो स्टैटिक भी आ सकता है, काइनेटिक भी आएगा, लेकिन एक टाइम पे एक ही होगा, आइदर स्टैटिक और काइनेटिक। तो ये तुमको डिसाइड करना है कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन वहां रहेगा या काइनेटिक फ्रिक्शन वहां रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो भी होगी वो बताओगे, और साथ में बताओगे एक्सेलरेशन 0, क्योंकि अगर स्टैटिक है तो ब्लॉक रेस्ट में होगा, और अगर ब्लॉक का कुछ एक्सेलरेशन आएगा मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, स्टैटिक नहीं रहेगा। यही चीज तो समझा नहीं आप? 120 एंड 5, 120 न्यूटन इज मतलब केस थर्ड का आंसर आ रहा है 120 न्यूटन इज द फ्रिक्शनल मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है, और एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, लेट मी चेक, वन बाय वन चेक करते हैं बेटा। चलो देखते हैं कैसे इसको हैंडल करना होता है। मान लीजिए फर्स्ट केस जो हमारे पास है, सबसे पहले इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। तो बेटा जब आपने 100 न्यूटन इधर से पुश किया, इसको आपने इधर से पुश किया है 100 न्यूटन के फोर्स से, तो यहां से बॉल इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कि नहीं? लगाएगा, है ना? तो ये नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस हो गया कितना 100, और यहां पर आया बेटा एक mg फोर्स, which force is the driving force here। जैसे इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में बेटा 40 न्यूटन जो था वो ड्राइविंग फोर्स नहीं था, वो नॉर्मल प्रोड्यूस कर रहा था, उसका वेट और 15 न्यूटन वो दोनों फोर्स जो थे वो ड्राइविंग फोर्स के लिए एक्ट कर रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कौन है? ड्राइविंग फोर्स मतलब वो वाला फोर्स जो इसको मूव कराएगा, ठीक है, वो वाला फोर्स जो इसको मूव कराएगा, वो वाला फोर्स कौन सा है? ऑब्वियसली इट इज mg। तो बेटा देखो यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स आपको मिल रहा है वो वेट के बराबर है। ये जो ड्राइविंग फोर्स आपको मिला ये किसके बराबर है? वेट के बराबर, mg के बराबर। n कितना है बेटा? 5 दिया था, 5 × 10 कितना आ गया बेटा? 15 न्यूटन। ठीक, तो ये ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर 50 न्यूटन का। अब हम निकालते हैं स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा। तो स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन 0.4 × 100 इट इज 40 न्यूटन। अब देखो बेटा स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 40 न्यूटन, और ड्राइविंग फोर्स कितना है? 50 न्यूटन। इसका मतलब ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं? वो मूव करेगा। मूव करेगा। ऑब्वियसली फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में आएगा? ठीक है ना, दीवार पर फ्रिक्शन जो आएगा बेटा वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ब्लॉक नीचे, ब्लॉक की टेंडेंसी स्लाइड करनी, स्लाइड डाउन, तो फ्रिक्शन ऊपर वो आएगा। बट नाउ बिकॉज़ द ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, सो द फ्रिक्शन बिकम्स काइनेटिक। ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा काइनेटिक। और काइनेटिक कितना बेटा? 0.3 × 100 दैट इज 30 न्यूटन। क्योंकि ये ब्लॉक चल पड़ा, अगर ये ब्लॉक रेस्ट में रहता तब इसका फ्रिक्शन होता 40 न्यूटन और एक्सेलरेशन होता 0, लेकिन ये ब्लॉक चल पड़ा क्योंकि इसका ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो अब फ्रिक्शन कितना हो गया मतलब 30 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स, 50 - 30। 50 वाला फोर्स नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन कितना लग रहा है बेटा? फ्रिक्शन लग रहा है हमारे पास 30 ऊपर की तरफ, ठीक है। तो 50 - 30 अपॉन मास कितना है? 5, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट केस। ये हो गया फ्रिक्शन और ये हो गया एक्सेलरेशन, स्टैटिक नहीं रहेगा। बोलो समझ आया? यस सर। कोई भी डाउट हो गया पूछ लेना, कोई भी डाउट हो तो पूछना, ठीक। अब सेकंड केस की बात करते हैं। अब सेकंड केस में क्या है? अगेन ड्राइविंग फोर्स कितना? 50 न्यूटन, वही आएगा बेटा क्योंकि सेम वही ब्लॉक है, 50 न्यूटन का ड्राइविंग फोर्स जो इसको नीचे स्लाइड करने की कोशिश कराएगा।
ठीक है। अब फ्रिक्शन कितना आएगा पहले निकालते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा। ये सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो सेकंड केस में ड्राइविंग फोर्स यही रहेगा 50 न्यूटन का, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आएगा बेटा, क्योंकि आपने फोर्स को बदल करके कितना कर दिया 500 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 500 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। और अगर 500 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन आ गया तो 500 into 0.4 का मतलब कितना हुआ बेटा, लगभग 4 into 50 200। स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया कितना बेटा 200 न्यूटन का। अब 200 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन ड्राइविंग फोर्स 50 न्यूटन, तो क्या काइनेटिक आएगा, नहीं आएगा, राइट, क्योंकि जो फोर्स इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि काफी बढ़िया एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको, बस ये थोड़ा सा कैमरे की वजह से मेरा हाथ ही दिखता नहीं है। देखो क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको पकड़ के रखा ना इस समय, तो मैंने जो फोर्स यहाँ पर लगाया इस फोर्स से जो नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ है वो नॉर्मल रिएक्शन इतना ज्यादा है कि इसके वेट को बैलेंस करके रखा हुआ स्टैटिक। अगर मैं इसको धीरे धीरे लूज करना शुरू करूं तो ये क्या होगा बेटा, स्लाइड करना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जैसे ही पीक पड़ेगा वेट ज्यादा हो जाएगा तो नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। तो यही सिचुएशन यहाँ पर थी, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कम था तो फ्रिक्शन कम डेवलप हुआ, वेट ज्यादा था तो स्लाइड करेगा, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप हो गया तो इसका वेट कम पड़ गया तो ये स्लाइड नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो गया एक्सेलरेशन 0। इसका आंसर हो गया एक्सेलरेशन 0। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेकंड केस में स्टैटिक फ्रिक्शन है 200 न्यूटन का और एक्सेलरेशन है बेटा 0। बोलो समझ आया ना? यस सर। क्लियर? अब थर्ड केस की बात कर लेते हैं। थर्ड केस की बात करते हैं बेटा। थर्ड केस में क्या, 500 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने 37 डिग्री के एंगल पर, ठीक। इसका डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। एक इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा 500 cos 37, ठीक है बेटा, और cos ये बेटा वो ऐसा आपको दिखेगा नहीं, छोटा सा दिखेगा, और एक इसका लगेगा वेट लगेगा 120 न्यूटन, और एक लगेगा बेटा इसका जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो एक फोर्स तो आया इस डायरेक्शन में और एक फोर्स आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, 50 न्यूटन का एक फोर्स आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? 500 न्यूटन में 500 न्यूटन का एक कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा कि नहीं? यस सर। तो वो आएगा कितना बेटा, वो आएगा 500 sin 37, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इस केस में क्या सिचुएशन बनती है। तो अब इस केस में ड्राइविंग फोर्स पहले निकालिए क्या है ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स है बेटा 120 माइनस 500 इंटू 3/5, कितना आया बेटा 120 माइनस 300, तो कितना आ गया ये लगभग 180 माइनस 180। माइनस 180 का मतलब क्या है, मतलब ये है in question number 2 should be write that friction is 50 Newton because it is self adjusting। एक सेकंड, हाँ ये तो आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फ्रिक्शन फोर्स, हाँ सेकंड केस में फ्रिक्शन फोर्स 50 आना चाहिए था, मैंने गलती से आपको लिमिटिंग का आंसर बता दिया था, बिल्कुल। इन दैट केस द फ्रिक्शन फोर्स विल बी 50 न्यूटन, क्योंकि वो सेल्फ एडजस्टिंग होगा, वो उसी उतने के बराबर होगा जितना उसका ड्राइविंग फोर्स होगा, ठीक है। सेकंड केस का आंसर होगा बेटा एक्सेलरेशन 0 बट फ्रिक्शन 50, नॉट 200, सॉरी बाय मिस्टेक, ठीक। 200 नहीं होगा बेटा 50 होगा सेकंड केस। क्लियर? स्टैटिक वाला केस याद करो जो मैंने पढ़ाया था, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन जो था हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है बेटा, है ना। यस सर। यस सर। अब देखो इस वाले केस में जो ड्राइविंग फोर्स आ रहा है ना, वो ड्राइविंग फोर्स किधर आ रहा है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में। माइनस 180 आ गया ना, मैंने 120 को पॉजिटिव लिया था और ऊपर वाले को नेगेटिव लिया था, तो नेगेटिव आ गया, मतलब नेट फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। मतलब इस ब्लॉक पर एक फोर्स इधर लग गया बेटा कितना 180 न्यूटन का, तो ऑब्वियसली अब इसमें फ्रिक्शन किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ब्लॉक में जिधर मूव करने की टेंडेंसी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही तो फ्रिक्शन आएगा, ठीक। तो फ्रिक्शन किधर आ गया बेटा, नीचे की तरफ आ गया। 180 न्यूटन फोर्स ऊपर की तरफ लगा और फ्रिक्शन किधर आ गया, नीचे की तरफ आ गया।
अगर फ्रिक्शन नीचे की तरफ आ गया तो आप पता लगाते हैं ड्राइविंग फोर्स तो हमें पता चल गया 180 न्यूटन है। अगर फ्रिक्शन फोर्स 180 न्यूटन से ज्यादा हुआ तब तो मूव नहीं करेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स, मेरे कहने का मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, अगर वो इससे कम हुआ तब तो मूव कर जाएगा। तो लेट्स चेक इट, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन हियर। अब यहाँ पे आप चेक करिए कि नॉर्मल रिएक्शन कितना है। तो नॉर्मल रिएक्शन बेटा यहाँ पर है 500 cos 37, 500 cos 37, 400 न्यूटन, 400 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना, 0.4 into 400, 160 न्यूटन का। देखिए मतलब इस केस में 160 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकता है और ड्राइविंग फोर्स कितना है 180 न्यूटन। तो ये चलेगा कि नहीं बेटा? नो, यस सर। बिल्कुल चलेगा, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स 180 न्यूटन है, लिमिटिंग फोर्स कितना 160। मतलब फ्रिक्शन क्या होगा बेटा, स्टैटिक नहीं काइनेटिक होगा, स्टैटिक नहीं होगा काइनेटिक होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लो फिर फटाक से जल्दी से, क्योंकि वो मूव करेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा 0.3 into 400, ये हो जाएगा 120 न्यूटन। एक्सेलरेशन आएगा 180 minus 120 upon 12, that is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो थर्ड केस का जो आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इज 120 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट? समझ आया बेटा? क्लियर? चलो अच्छी बात। ओके, तो ये इन क्वेश्चन से आपको इतना समझ में आ गया कि कैसे कब कहाँ स्टैटिक लेना है, कब कहाँ काइनेटिक लेना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि स्टैटिक और काइनेटिक दोनों के कोएफिशिएंट ऑफ सर फ्रिक्शन सेम है, ठीक है, तब तो आराम हमारा कुछ चलेगा। सर बट सर फ्रिक्शन 100 को क्रॉस नहीं कर सकता। एक सेकंड, क्या बोला आपने? सर पर सर फ्रिक्शन तो सर 100 को क्रॉस नहीं कर सकता ना सर, एफ मैक्स 100 न्यूटन। क्यों बेटा ऐसा कैसे बोला? क्या? आप ये कहना चाह रहे हो कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 100 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता है? यस सर। ऐसा कहाँ पढ़ा आपने, किसने बताया? सर योगी सर ने। फ्रिक्शन फोर्स 100 न्यूटन से ज्यादा, रीजन नहीं पूछा? सर एफ मैक्स से 100 न्यूटन ही रहेगा। रीजन नहीं पूछा, रीजन बात पता नहीं। हो सकता है उन्होंने कुछ और बात कही हो। नो सर ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ देखा, ऐसा कुछ नहीं कहा होगा, कुछ किसी और बारे में बातचीत चल रही होगी या किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात चल रही होगी, तो उस क्वेश्चन में बोला होगा कि इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन 100 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी बेटा फ्रिक्शन जो होता है ना वो रफनेस पे डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है कि अगर फ्रिक्शन फोर्स 100 न्यूटन से ज्यादा नहीं होता तो ये 100 किलो की गाड़ियां सड़क पे कैसे चलती बेटा? सोचो, चलने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फ्रिक्शन की है ना। आप एक बार फ्रिक्शन पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत तो जानते ही हो कि भाई फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू स्टार्ट द मोशन, है ना। और जितने भी व्हीकल हैं, हैवी व्हीकल जो रोड पर चलते हैं, उनका वेट ही जो होता है 1000 केजी की तो गाड़ियां होती हैं। तो उनके टायर और रोड के बीच में कितना फ्रिक्शन आता होगा, सोच कर देखो। यस ठीक है, सर। राइट। तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की सिचुएशन में बोल दिया होगा, वो आपने शायद सुना नहीं होगा या फिर नेट वगैरह ऐसा होता है, प्रॉब्लम हो सकती है या मिस कंफ्यूजन भी हो सकता है, ऐसी बात मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। आपका कंसेप्ट लगभग क्लियर हो चुका है। फिर कल हम लोग एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ने के बाद फिर कई सारे और क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें बहुत अच्छे अच्छे से कंसेप्ट बनते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पहले हम यहाँ पर आज ही करें जिससे आपको फ्रिक्शन एकदम क्लियर हो जाए। मैंने फ्रिक्शन की थ्योरी आपको ज्यादा नहीं पढ़ाई क्योंकि मुझे पता है कि आप थ्योरी पढ़ के आए हुए थे। मेन मेन पॉइंट्स जो हमारे थे वो मैंने आपको बता करके क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। मान लीजिए ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक, इस ब्लॉक को एक पुली से कनेक्ट किया गया
और यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक सस्पेंड किया गया। ठीक है, ये कुछ ऐसी सिचुएशन है बेटा। और इसमें इसका मास मान लीजिए m1 है, इसका मास m2 है। ये 37 डिग्री के एंगल बना रही है, ये स्ट्रिंग जो है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है यहाँ पर, इसकी कुछ एक वैल्यू अगर हम आपको देंगे इक्वल्स टू, चलो 1/2 ले लेते हैं, 0.5 ले लेते हैं। ठीक है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड दिस सरफेस, जिस सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, वो है बेटा कितना 0.5। ठीक, एंड m1 is just to slip। सिचुएशन समझ में आ गया? m1 is just to slip, बस स्लिप होने वाला ही है। तो आपको बताना है then find m1 upon m2। ये क्लास क्वेश्चन बेटा जल्दी से सॉल्व करिए आप, इसका आंसर बता दीजिए, फिर हम कल अपनी कहानी को आगे बढ़ेंगे थियरी के साथ, जो चीजें बची हुई। क्वेश्चन समझ आ गया है? बताओ बेटा, सॉल्व करना कि नहीं? टू 2.5। ओके, एक आंसर है 2.5, सही आंसर। देखो बेटा मैं बता देता हूँ, एफडी बनाना समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर ये हुआ m2g, ये हुआ टेंशन, तो यही टेंशन यहाँ भी आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग के बारे में मास फ्रिक्शनलेस ही लेकर के चलना है जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए। तो इधर पर आया t cos 37 और इधर पर आया t sin 37, इसका वेट लगा m1g नीचे, नॉर्मल आया बेटा इधर ऊपर की तरफ, और इधर पर आया फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक में आई मोशन की टेंडेंसी f। ठीक है, नाउ आपसे बोला गया कि ब्लॉक जस्ट स्लिप होने वाला ही है, ब्लॉक जो है बेटा वो जस्ट स्लिप होने वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि t cos 37 is equals to frictional force, that is mu times of normal reaction। तो नॉर्मल की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको मिलेगा t cos 37 is equals to mu, आपको 0.5 दिया गया है, और नॉर्मल रिएक्शन आएगा m1g माइनस m1g माइनस t sin 37। ठीक, तो एक इक्वेशन आपकी बन गई, एक सेकंड आपको देखिएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो t cos 37 हो गया बेटा 0.5 ये, एंड दूसरी इक्वेशन आपकी बन गई t is equals to m2g। नाउ सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, t की जगह लिखो m2g cos 37 4/5 is equals to 0.5 m1g minus 0.5 into m2g into sin 37 की वैल्यू कितना आएगा 3/5। तो ये हो गया m2g into 4/5, g कैंसिल हो जाएगा, g को कॉमन ले लेते हैं, 4/5 m2 is equals to m1/2, और यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको ले लेते हैं तो 3/10 माइनस 3/10 m2।
m1 by m2 पूछा गया था तो m2 से डिवाइड कर लीजिए 4 by 5 इक्वल्स टू m1 by 2m2 minus 3 by 10 सॉल्व कर दो बेटा तो आएगा आंसर 4 by 5 plus 3 by 10 whole into 2 is equals to m1 by m2 and you will get the answer. 10 is the LCM. A plus 3 is equals to into 2 भी है बेटा यहाँ पर ये लिखना है is equals to m1 upon m. तो 11 by 5 that is 2.5. ठीक, ओके बेटा। तो अब आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन वगैरह सिचुएशन वगैरह समझ में आ गया है। अब एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन and what happens when there will be the contact of two objects when one object is placed on the another object। इस तरह के जब क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें कब स्टैटिक फ्रिक्शन लेना है कब नहीं लेना है इन सब बातों का डिस्कशन बाकी है। देयर विल बी 2 more लेक्चर ऑन द फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, ओके। तो अभी मैं आपको कुछ देर में क्वेश्चन भेजता हूं, आप उसको लगाइएगा। ठीक, और कुछ पूछना है बेटा आज की क्लास में? नहीं पूछना है तो फिर चलिए मैं क्वेश्चन भेजता हूँ, आप उसको लगाइएगा, फिर कल मिलते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।